तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स का क्लास 10 का रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो पहले तो मैं मीनिंग बताऊंगा कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। ठीक है, न्यूक्लियर ठीक है, न्यूक्लियर फिनोमेना यानी न्यूक्लियस में जो रिएक्शन हो रहा है, यानी पार्टिकल का जो एमिशन होता है कहाँ से, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन से इसका कोई लेना देना नहीं। एटम्स के न्यूक्लियस में जो रिएक्शन होता है, या हम ये कह लें अल्फा बीटा और गामा रे का जो एमिशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो अल्फा बीटा और गामा रे क्या, ये हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये समझो कि कुछ हमारे पास एटम ऐसे होते हैं, उनके न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियस। तो उसमें है ना पार्टिकल रिलीज होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा और गामा रे। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब ये होता ही रहता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसमें नो एक्सटर्नल में किसी एक्सटर्नल फोर्स या फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल फोर्स नीडेड। एक तो ये हो गया। तो इससे होता है क्या, स्पॉन्टेनियस मतलब होता रहता है, कंटिन्यूस होता रहता है, बिना कोई छेड़छाड़ के, बिना किसी छेड़छाड़ के। ठीक है, इससे क्या होता है, ओके ओके, एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो पार्टिकल है, गामा को हम पार्टिकल नहीं कह सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये इसके न्यूक्लियस से कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर 80 से ज़्यादा है, जो बहुत भारी है, जैसे यूरेनियम, जैसे जो 235 का मास नंबर। ठीक है, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके जो न्यूक्लियस है वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, वहाँ से कुछ पार्टिकल रिलीज होते हैं, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एमिशन क्या, एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है ना, जितना भी ज़्यादातर 80 के अबाव, जिनका मास नंबर 80 के अबाव है, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी ज़्यादातर होते हैं। ठीक, उनमें ज़्यादातर रेडियो एक्टिविटी होती है। अगर हम इसके ग्राफ समझेंगे, मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये जो है हमारा एक्स वाला एक्सिस, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही तो होता है हमारा। तो क्या होता है बताओ, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे आएगा, ए माइनस जेड, मास नंबर से। मास नंबर मतलब क्या, बोलो मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर? Mass number is equals to neutrons plus protons. ठीक है, तो ये मैंने बनाया नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये मैंने बनाया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर इस लाइन में चलो मैं यहाँ पे कुछ नंबर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 20, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन हम कह सकते हैं, यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 20। ठीक है, तो ये जो लाइन प्रोटॉन प्रोटॉन है सारे। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रोटॉन्स है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Is it जो ऊंचाई? न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, वो काफ़ी सारे एलिमेंट आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एलिमेंट के 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन है, किसी एलिमेंट के 8 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। तो 8 यहाँ बना दो, 8 इधर आ जाएगा, ओके। और किसी के 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर जो आसपास एलिमेंट्स हैं इसको हम कह सकते हैं स्टेबल, ठीक है ना। जो लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसमें लगभग बराबर है, इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, एक स्टेबल है। यहाँ पर इसके नीचे या इसके इधर आ रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का 20 या इसे मैं कह दूँ आगे चल के 80 है, 80 न्यूट्रॉन है, ठीक है। 8 की बात ही अनस्टेबल होते हैं क्या? हाँ मोस्टली। और फिर जब इधर नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रोटॉन कुछ और अलग आएंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। या फिर इधर से आगे आ जाओ, तो इधर से तो फिर 80 के ऊपर ही आ जाएगा, दोनों बराबर, यानी कि 80 के ऊपर चले गए। तो 80 के ऊपर तो होते हैं, इसके अलावा भी अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है तो मोस्टली एलिमेंट 80 के ऊपर तो होते ही होते हैं। 80 के ऊपर जाओगे वो तो होते ही है, रेडियो एक्टिविटी उसमें अनस्टेबल होते हैं। इसके अलावा भी अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है तो वहाँ भी चांसेस होते हैं, वो मोस्टली रेडियो मतलब उनमें रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा भी तो ये चीज़ ध्यान रखो। एग्जाम्पल के तौर पर किसी कार्बन का मैं ले लूँ, 6 हो गया उसका प्रोटॉन और टोटल जो मास नंबर है वो हो गया 14, ठीक है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो कितना हो गया, कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ पर, 6 6 12, 2 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया। मास नंबर 14 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर मतलब A, ठीक है। और A मतलब मैं एटॉमिक, A मतलब मास नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गए तो हम यहाँ कह सकते हैं ये अनस्टेबल है, लेकिन ये इतने डेंजर नहीं होते हैं, ठीक है ना। 80 के ऊपर होते हैं वो ज़्यादा डेंजर होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हाइड्रोजन में अगर हम ट्रिटियम की बात करें, यहाँ 1 होता है, इधर 3 होता है, ये ट्रिटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसमें देखो 1 हो गया प्रोटॉन, जो नीचे होता है नीचे ये प्रोटॉन होता है, ये होता है पूरा मास नंबर। तो 1 तो हो गया P और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ऊपर होता है 3। देख लो जैसे ये है, इसको हम कैसे, ये एलिमेंट है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बोलो। इधर लिखेंगे Z प्रोटॉन नंबर, इधर लिखेंगे A क्या होता है, Z प्लस Z प्लस मतलब प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है A, एटॉमिक मास, ठीक है। हाँ ये याद, ठीक है ना, ये हो जाएगा मास नंबर। तो 1 प्रोटॉन हो गया और 2 न्यूट्रॉन हो गया इसमें, ये वाले में हाइड्रोजन। तो ये भी हम क्या कह सकते हैं, अनस्टेबल। इसमें न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल। समझ में आ गए। तो जो लाइटर है, जैसे 20 तक के हमने कहा, तो काफ़ी लाइटर है ये, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसे मैंने बताया तो भी इतना डेंजर नहीं होता है। लेकिन जो 80 के मोस्टली अभाव होते हैं वो सभी वो उससे न्यूक्लियर रिएक्शन करते रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। तो जो बस 80 होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन करते हाँ हैं, मतलब रेडियो एक्टिविटी। हाँ वो 80 के अभाव जो होते हैं। तो यूवी रेस नहीं करती क्या? यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट, गामा निकलती है, बहुत डेंजर होती है वो। तो 80 अबव होती है। हाँ कब, आफ्टर सेट अबाउ क्या कह लो 80, ये कह सकते, ठीक है ना। हाँ एटॉमिक नंबर, हाँ ठीक है ना। एक सेकंड, देखो तुम लोग कंफ्यूज ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए मतलब होता है मास नंबर, मास नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। और तो ये जो न्यूट्रॉन के एन बताते हैं, लेकिन प्रोटॉन के लिए हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, जेड से। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, ठीक है।
अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, मतलब कि इस जो एलिमेंट में तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया होगा और मास नंबर दिया होगा। तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया होगा या फिर न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन की गिनती दी होगी। ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो तुम्हें प्रोटॉन दिया होगा, Z दिया होगा और A दिया होगा, तो कैसे निकालेंगे? A में से Z माइनस कर देंगे, A में से Z माइनस कर देंगे। A मतलब क्या? न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिलाकर, तो टोटल में से प्रोटॉन हटा देंगे। टोटल A मतलब टोटल, तो टोटल में से प्रोटॉन हटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि ये जो एमिशन हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी हो रही, मतलब एमिशन होना, तो एमिशन जो मैंने बताया 3 पार्ट में होता है, एक अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है ना, तो ये कैसे हो रहा है? चलो पहले मैं अल्फा की बात करूं कि अल्फा है क्या एक्चुअली में। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं अल्फा एमिशन का। जैसे कि रेडियो एक्टिविटी में बताया 3 टाइप के एमिशन होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा होता है। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस कैसा होता है? देख लो, 2 4 यही होता है ना हीलियम का, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो पूरा हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 4 ऊपर आ गया, 2 नीचे। ठीक है, नीचे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अल्फा भी ऐसे ही होता है, हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा ही होता है, 4 2, या ये 4 यहाँ पे लिख सकते हो, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। यानी किसी एलिमेंट से 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं बाहर, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा एमिशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और ये कैसे होता है? हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा होता है। ठीक है ना, इट मीन्स इसके पास हाईएस्ट चार्ज होता है। क्या होता है? हाईएस्ट चार्ज, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए ना, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है कितना? 2, और इसको हम बोल सकते हैं, इसको हाईएस्ट चार्ज बोल सकते हैं। हाईएस्ट चार्ज होता है, हाईएस्ट चार्ज होने की वजह से जो इसकी वेलोसिटी होती है वो भी बहुत हाई होती है, हाई होती है। ठीक है ना, हाईएस्ट चार्ज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? हाई, यानी कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और इसमें जो आयोनाइजिंग पावर, क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा है तो आयोनाइजिंग पावर भी ज़्यादा हो गया। भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज में बैठ गया, तो ये फिर क्या करे? इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की कोशिश करेगा, तो इसमें आयोनाइजिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये क्या करता है? इसके पास जो आयोनाइजिंग पावर है वो भी ज़्यादा है। ठीक है ना, आयोनाइजिंग पावर भी ज़्यादा है, कह सकते हैं। ठीक है, तो हीलियम का स्ट्रक्चर पता है ना आप लोगों को? क्या होता है बताओ? 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए, यही 4 ऊपर दिखा दिया, ये प्रोटॉन नीचे दिखा दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जब हट जाते हैं, निकल जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो ये बचता है, तो हाई, फिर 2 पॉजिटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब 2 पॉजिटिव आ जाएगा तो हाई चार्ज हो जाएगा। थोड़ी स्टेबल होता है हीलियम। ठीक है, तो हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर है इसमें। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, इसका मैं चैन बताता हूँ। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे किसी एलिमेंट में उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, और जो मास नंबर है वो 236। ओके, 236। अब देखो, अब ये इसके अंदर रिएक्शन हुआ, रेडियो एक्टिविटी चल रही है, एमिट हुआ क्या? अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या अल्फा का? 2 4, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। देखो इसमें ना, समझो कि ये टूटा, 2 पार्ट में बढ़ गया। एक तो अल्फा इस एलिमेंट में से एक तो अल्फा निकला, 2 न्यूट्रॉन निकले, 2 प्रोटॉन निकले, तो एक तो ये हो गया और एक बचा पार्ट भी तो एक और बचेगा ना। दूसरा पार्ट क्या बचेगा? इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलते हैं डॉटर, इसको बोलते हैं पेरेंट, इसको बोलते हैं डॉटर।
ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बचे, देखो Why? 92 में से 2 गया, छोटा हो गया ना, ये हो गया 90। पहले तुम्हारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे 92, 2 बाहर निकल गए ना, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 90। नीचे वाला गिनती क्या बता रहा है, प्रोटॉन की बता रहा है। अब बचे 90 और ओवरऑल मास नंबर में 4 हटा दो, हाँ, तो प्रोटॉन भी दो, ये वाले क्या बता रहे हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 2 232। न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन दोनों गए, तो आज कितना बचा वाई में 230। 232। ठीक है, साथ में इसमें एक एनर्जी भी रिलीज करता है, एनर्जी भी लिखना पड़ेगा, मतलब ये दो तो टूट रहे हैं, ये दो तो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एनर्जी भी रिलीज रिलीज होगी। और भी कहानी है, अब कह सकते हो इसमें, चलो मैं बताता हूँ, पहले आप सिंपल ले लो कि ये कैसे हमने ब्रेक किया, अभी आगे बता रहा हूँ। ठीक है, कोई एलिमेंट है, उसको किस तरीके से इसमें रेडियो एक्टिविटी हुई, एमिशन हुआ किसका, अल्फा का, फिर क्या होगा, बचा होगा वाई, मैंने वाई से एक्सप्रेस किया, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पे यूरेनियम है, यहाँ पे थोरियम है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से 2 हट गया, 90 बचा, यहाँ से 4 हट गया, 232 बचा। ये एग्जाम में इस तरह का चैन रिएक्शन और फिल इन द ब्लैंक रहेंगे और चेन रिएक्शन कंप्लीट करना आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस। एक मेन न्यूक्लियस यही था पहले, ये पेरेंट हो गया, और ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, डॉटर। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी तुम्हारी हो रही है। इसी का एक और ले लें क्या, तो पहले क्या करना, इसको वीडियो पॉज करके पहले इतना आप कंप्लीट करना। ठीक है, अभी 1-2 और मैं चैन रिएक्शन दिखा रहा हूँ इसके रिलेटेड। देखो, मैंने लिया पेरेंट न्यूक्लियस, यहाँ पे 90 इसका एटॉमिक नंबर है और 232 इसका मास नंबर है। ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ किसमें, डॉटर एंड अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इसमें से अल्फा कितने, अल्फा जो एमिशन हुआ कितना हुआ, 2-4 का। जब 2-4 का हुआ तो यहाँ से कितना हो गया, देख लो, 90 से 2 गया, बचा कितना, 88। इधर हो गया 88 और इधर हो गया तुम्हारा 228। ठीक है, तो ये एक चैन रिएक्शन होता रहता है। आगे और रिएक्शन हुआ और यहाँ से अब कितने गए, 3 अल्फा पार्टिकल गए। कितने अल्फा पार्टिकल गए, 3, मतलब 3 to the 6 प्रोटॉन गए, 3 4 the 12 टोटल मास नंबर गया। ठीक है, तो एक और नया एलिमेंट बनकर आ गया, टूट के एक नया एलिमेंट बनकर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर बताओ कितना बचेगा, प्रोटॉन नंबर कितना बचेगा, 3 to the 6, 84 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ 82 आ जाएगा। 4 3 the 12, 228 में से 12 हटाएंगे तो बचेगा 216। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो ये वाला जो 3 है ना, 3 अल्फा पार्टिकल, मतलब 3 to the 6 तुम्हारा गया क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन और 4 3 the 12 टोटल हो गया। न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 + 6 प्रोटॉन गए, 6 न्यूट्रॉन गए, तो 12 हो गया टोटल। ठीक है ना, तो इस तरह का चैन रिएक्शन आपको आएगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया किसके बारे में, अल्फा पार्टिकल के बारे में। और इस टाइप का ये जो मैंने बताया 2 रिएक्शन, एक बार 1 अल्फा पार्टिकल गया था, दोबारा 3 अल्फा पार्टिकल गए, तो ये एग्जाम में आता है आपके। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक दिया रहेगा, तो इसको इस तरीके से करना है। अब तो नेक्स्ट एमिशन की मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट एमिशन बोलो क्या होता है, बीटा पार्टिकल। ठीक है ना, बीटा पार्टिकल, तो क्या है? पार्टिकल एली। ठीक है ना, तो बीटा पार्टिकल जो होता है बहुत ही फास्ट मूविंग होता है। फास्ट मूविंग क्या, पार्ट न्यूट्रॉन कि प्रोटॉन
कि इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन। हम बात किसके कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी में? न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। हाँ। किसकी बात कर रहे थे? न्यूक्लियर। या तो प्रोटॉन जाएगा इसका मतलब, या तो न्यूट्रॉन जाएगा, या दोनों जाएंगे। हाँ। जैसे अल्फा में दोनों जा रहे थे। तो बीटा में क्या जाएगा? तो बीटा में क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ये ध्यान में रखना। तो अब हम क्या बोलेंगे सर, क्या न्यूक्लियस में छेड़खानी नहीं हो रही? छेड़खानी न्यूक्लियस में ही हो रही। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ही न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अब आप बोलो सर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, न्यूक्लियस में तो नहीं होता। तो वहीं उसी पर आएंगे। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, -1 ऊपर 0। इसका मतलब कि तुम्हारे मास नंबर में कोई भी छेड़खानी नहीं हो रही है, लेकिन नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन में छेड़खानी होगी तो -1 की हो। तो -1 का मतलब क्या हो? -1 का मतलब क्या हो? एक तुम्हारा, चलो हिंदी में लिख देंगे, एक प्रोटॉन क्या हो गया? कम हो गया। यही तो बता रहा है। नीचे वाला नंबर क्या बताता है? प्रोटॉन का नंबर। याद रखना बस, जेड ऐसे याद रखना, जेड जेड मतलब जेड पी ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है ना? क्या जो जेड है वो क्या है? प्रोटॉन है। बस ये ध्यान रखना। ठीक है ना? सो यहाँ पर एक प्रोटॉन कम हो रहा है। एक प्रोटॉन कम होना मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है? जो प्रोटॉन है, देखो जो रिएक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियस में ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। ये हो रहा है कार्य। प्रोटॉन क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन में। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -1 दिखाया है। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, -1 0, ऐसे बी से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बीटा से। ठीक है ना? सो इलेक्ट्रॉन मूव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिट से नहीं, न्यूक्लियस से ही होता है। जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है किसी वजह से। अब वो वजह भी यही है कि इसमें जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है पता है? इसमें भी कहानी है। देखो अगर हम कह रहे हैं, चलो अल्फा में आ जाओ, अगर हम कह रहे हैं 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, ये हम कह रहे हैं भाई न्यूट्रॉन तो 0 है, चार्ज न्यूट्रॉन में चार्ज है वो तो 0, वो तो न्यूट्रल है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे प्रोटॉन 2 है, यानी कि 2++ है, ये आपस में क्यों है? क्यों चिपके हुए हैं आपस में? ये तो रिपेल होना चाहिए। ये तो रिपेल होना चाहिए, लेकिन फिर भी है न्यूक्लियस में, फिर भी न्यूक्लियस में रहते हैं। तो वो जो इनको ज़बरदस्ती रखती है वही होता है तुम्हारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो इन दोनों को पास में रखती है। अगर तुम्हारी न्यूक्लियर एनर्जी कमज़ोर पड़ गई तो दोनों रिपेल, यानी कि ये 2 चार्ज के बीच में जो एनर्जी है, जो फोर्स होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया न्यूक्लियर से तो ये 2 अलग हो जाते हैं। अब वही सब फिनोमिना होता है, प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हारे क्लास अगर 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो जितना मैं डिटेल बता रहा हूँ उतना है भी नहीं आपको, बट फिर भी ठीक है। तो आप कैसे पढ़ा रहे? तो समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और बीटा पार्टिकल में न्यूक्लियस से ही होता है रिएक्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भागता है। ठीक है। अच्छा, इसके मास की हम क्या बात करेंगे? देखो अगर हम बोलेंगे रेस्ट मास, अगर हम इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास की बात करेंगे तो कितना होता है बोलो? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वॉट इज रेस्ट? रेस्ट को हम कह सकते हैं ठहरा हुआ, रुका हुआ, ऐसे कह सकते हैं। क्या है? रुका हुआ है ना? रुका हुआ है रेस्ट मास है। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, हम तो इसको क्या कह रहे हैं कि ये तो यार इसका तो मास बिल्कुल नहीं के बराबर है। ठीक है ना? इसका मास क्या है? नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर। क्यों? क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फास्ट मूविंग, बहुत। अब ये लाइट की स्पीड के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग उसी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, बाहर भागता है। इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा होता है गामा से, अल्फा से ज़्यादा होता है, क्योंकि फास्ट मूविंग है।
तो ये इसमें स्पीड होने की वजह से ये आपको मालूम होना चाहिए, आइंस्टीन की इक्वेशन है E=mc²। तो अगर कोई पार्टिकल लगभग स्पीड लाइट ऑफ स्पीड के बराबर है तो वो उसके मास वेरी कर जाता है। मास क्या कर जाता है? ऑलरेडी मास बहुत कम था, वो भी इतनी हाई स्पीड में जा रहा है, तो मास क्या हो जाएगा? नहीं के बराबर हो जाएगा। और इसमें जो स्पीड होगी वो लगभग, अगर वेलोसिटी की बात करें तो 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट तो 3 इंटू 10⁸ तो होती है वैसे भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि मास हमें नहीं के बराबर होता है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसका आयोनाइजिंग पावर की बात करेंगे तो आयोनाइजिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव। हाँ ऑलरेडी है ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ ही चुका है ना। वो आया कहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर? वो न्यूक्लियस से आया, तो बाहर उस पर थोड़ी ना आया कि इसके अंदर प्लस आ गया, तो उतना ज़्यादा नहीं। और इसका जो, ठीक है, तो स्पीड आ गई। तो अब मैं इसका एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ, चैन रिएक्शन। चलो, पेरेंट न्यूक्लियस हम बनाएंगे। ये मैंने पेरेंट न्यूक्लियस बनाया और ले ले कुछ भी। चलो 6 मैंने इसका एटॉमिक नंबर ले लिया और मास नंबर मैंने कितना ले लिया? 14 ले लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया? एक बीटा एमिट करवाया, ठीक है। क्या लिया? -1 0। इसका मतलब इसमें जो डॉटर प्लस करना था, यहाँ पे जो डॉटर निकलेगा ये 0 है। ऊपर देखो 0, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ओवरऑल तो वो 14 ही है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक प्रोटॉन कम हो रहा है। बात मेरी समझो, क्यों कम हो रहा है? प्रोटॉन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो प्रोटॉन कम नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पर आ जाएगा 7। ये कहानी 7 कैसे हो रहा है? 7 बताइए कैसे हो रहा है? देखो, तुम्हारे पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे, ठीक है। हुआ क्या? एक जो तुम्हारा प्रोटॉन था वो किसमें बदल गया? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? -1 हो गया। जब ये -1, जब इसको तुम टैली करोगे तो कम होना है, -1 कम होना, तो -+7 हुआ कि नहीं? माइनस का है। और बाद में क्या लिखो? प्लस एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी जरूर रिलीज होगी। इसका भी कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, क्योंकि मोमेंटम, जब आप रिएक्शन होता है तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ के तो वो एक फिर आपको कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा मोमेंटम का, तो एक एनर्जी फिर आपको देनी पड़ेगा। ये तो टैली हो गया, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन देना पड़ेगा मोमेंटम से, ओके। और एक दो एग्जांपल दे दें क्या? ठीक है। और साथ में अब यहां पर देखो, एक और तुम्हें, एक्चुअली ये पार्टिकल तो नहीं होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ये भी रिलीज होता है। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। ये इसकी वजह यही है कि जो आपका मोमेंटम है उसको कंजर्व रखने के लिए यहाँ पर, तो ये तो बराबर हो गए ये दोनों, लेकिन मोमेंटम इस तरफ बढ़ा है, हाई स्पीड भी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मोमेंटम इसका बढ़ा है। मोमेंटम जब बढ़ा है तो हमें मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व होता है, तो कंजर्व के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एक एनर्जी हम कह सकते हैं, ये रिलीज हुई है, ठीक है। इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन चैन ले लें क्या, तो थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा आप लोगों का। सी लिया हमने 614, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी हुई, इससे बीटा -1 गया, ऊपर तो 0 रहता है पता है, प्लस जब नया डॉटर बनेगा
इसको n दे दो, n ही बनता है, तो क्या होगा देखो 6 में से माइनस माइनस 1 7 हो गया, 7 हो गया, और ये ऊपर तो 14 ही रहने वाला है, तो ये क्या नाइट्रोजन नहीं बन गया, है ना। तो प्लस एक एंटी न्यूट्रॉन देना पड़ेगा प्लस एनर्जी, ठीक है। एंटी न्यूट्रॉन इतना डिटेल में नहीं है आपको, इसलिए बस आपको फॉर्मूला लेके लिख दो आप फिलहाल, मैं अभी उतना नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, न्यूक्लियस का बराबर नहीं है, तो ये आपका अनस्टेबल कार्बन माना जाएगा या अनस्टेबल न्यूक्लियस माना जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अनस्टेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये बहुत डेंजर हो इसकी रेडिएक्टिविटी। अनस्टेबल कह सकते हैं जो डेंजर जोन में होते हैं, तो हाई वो 80 के ऊपर होते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी की मैंने चैन भी दिखा, एक लाइन भी दिखा दी थी, वो भी बहुत ज़रूरी है। चलो एक और ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, ये 26 है, ये 60 है, रिएक्शन हुआ -1, बताओ पेरेंट पे क्या बने, डॉटर में क्या बनेगा, 60 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस एक एंटी न्यूट्रॉन दो और प्लस एनर्जी रिलीज करना। तो एग्जाम में आपको बस यहाँ पर कोई एक हो सकता है ये वाला नंबर गायब कर दे, सोचते ये नंबर गायब कर दे, यहाँ पे 27, तो समझ जाओ यहाँ पे क्या होना चाहिए 26 होना चाहिए। तो बीटा में आगे ऐसे जाने में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और अल्फा में डिक्रीज होगा इस तरफ। तो अगर अल्फा को तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ यहाँ का गायब है, तो इधर उल्टा लेकर आओ, दो प्लस करके लाओ, या जो भी दिया हुआ है, हो सकता है ऐसे फॉर्म में दिया हो, ऐसे फॉर्म में दिया 20 माइनस -2 हो जाएगा, 20 कोई चेंज नहीं ऊपर, है ना, यहाँ 2 बीटा हमेशा, तो ऐसा आपका एग्जाम में आ सकता है। अभी एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे, देखो फिर से समझ लो, क्या हो क्या रहा है एक्चुअली में। जो तुम्हारे न्यूट्रॉन है, या चलो न्यूक्लियस जो तुम्हारा है, जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो ज़्यादा हो, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जैसे बात यही थी नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यहाँ पे प्रोटॉन क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या इसे हम, ये तो अनस्टेबल हो गया क्योंकि बराबर नहीं है, ये क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, और ये स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं आएगा। तो होता क्या है, जो एक न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में। प्रोटॉन में कन्वर्ट क्या होता है, वो जब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक हटेगा ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो अपने आप वो प्रोटॉन में एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ही हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का हटना भी तो प्लस प्लस हो जाता है ना, तो इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग एक प्रोटॉन बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या हो रहा है, हट, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हो चुका है, चलो एक और रिएक्शन दे दे, अच्छा करना। कोई एक एलिमेंट है 30 और 64 है, 30 क्या है प्रोटॉन है, और टोटल मास नंबर 64 है। यहाँ पे क्या हुआ, बीटा रिलीज हुआ, और एक डॉटर बना, ठीक है ना, डॉटर न्यूक्लियस बना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर ये तो सेम ही रहने वाला है, ओके। फिर वापस क्या हुआ, 2 बीटा रिलीज हुए, -1 0 कर दो। अब जब 2 बीटा रिलीज हुए तो कितना, अब बताओ नया वाला जो बनेगा, क्या ले लें, एक्स वाई ले लें। जब ये नया बनेगा तो इसके अंदर इसका प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बोलो, 2 × -1 मतलब -2, तो 31 -2 तो 33 हो जाएगा, है ना, 2 हो रहा है ना। और ये तो सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है ऊपर। फिर वापस क्या हुआ, 10 बीटा रिलीज हुआ, 10 बीटा रिलीज हुआ, 10 × -1 तो माइनस का 10, तो 33 में +43 हो जाएगा, हमारा +10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43। और ये सेम रहने वाला है हर जगह, क्या एंटी न्यूट्रॉनो रिलीज करा दो, ये कराना ज़रूरी है, देखो तुम्हारे इसमें नहीं होगा।
ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक गामा और बीटा का मिक्स वाला देता हूँ चेन, ठीक है ना। 1124 फिर क्या हुआ, रिएक्ट हुआ, क्या रिलीज हुआ, बीटा रिलीज हुआ, तो यहाँ पे क्या बना, एक डॉटर न्यूक्लियस बना, तो ये -1 हुआ, तो बीटा रिलीज में क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा, ये सेम रहेगा। फिर बाद में क्या हुआ है, अल्फा एक रिलीज में, एक अल्फा है, ये देखो 2 नीचे, इधर बीच में नहीं है, बीच में है अगर तो मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है, मतलब एक ही अल्फा, यहाँ पे समझो बाई डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। तो 2 अब के बार क्या होंगे, पेरेंट वाले में सॉरी डॉटर वाले में 2 बढ़ेंगे, नीचे 2 बढ़ेगा ना, नीचे 2 घटेगा कि बढ़ेगा बोलो, 2 घटेगा, है ना, 12 में से 2 गया, ये -1 है, ये +2 है, ठीक है। तो अल्फा वाला 2 घटेगा, ये हो जाएगा 10, और ऊपर भी फर्क पड़ेगा, ऊपर ही फर्क पड़ेगा, ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, 4 का, 4 मास नंबर, टोटल जो मास होगा 4 कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये अल्फा बता क्योंकि ये अल्फा वाला हो गया ना, ये हीलियम वाला हो गया, तो ये हो जाएगा 20। फिर बाद में क्या हुआ, और आगे गए, और आगे गए, गामा रिलीज हुआ है, तो गामा के बारे में बता दें कि गामा कोई पार्टिकल नहीं होता है, गामा कोई पार्टिकल नहीं होता है। मैं यहाँ छोटा सा बता देता हूँ, गामा क्या है, एक मैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, मैग्नेटिक वेव्स है, ना तो उसका मास नंबर, ना एटॉमिक नंबर, ना ही मास नंबर में कुछ भी फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना, तो याद रखना, बस गामा कितना, लेकिन तो गामा रिलीज होने में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये जस्ट एक एनर्जी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं, हाईएस्ट जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो गामा में होता है। अभी हम लोग जब डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे अल्फा बीटा पार्टिकल है, तब आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या नाम दे दें, आर दे दें, चलो आर दे दिया, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है गामा रिलीज होने से। फिर आगे गए, हाँ यहाँ पे गामा साइन बना दो, 0 0, ठीक है ना। फिर आगे गए, फिर आगे क्या हुआ, 2 अल्फा हमने रिलीज कराएं, 2 अल्फा रिलीज में 2 कम पड़े, नीचे 2 कम हो जाएगा, ऊपर 4 कम हो जाएंगे, एस दे दो, नीचे 2 कम हो गया, 2 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 8, 2 क्यों होंगे, 2 2 4, सॉरी 2 अल्फा है तो 2 2 ज़ा 4 कम होंगे, ऊपर 2 4 ज़ा 8 कम होंगे। फिर आगे रिएक्शन और करवाया मैंने, और मैंने 3 बीटा, पता इससे ज़्यादा टफ तो आने वाला है नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, 3 बीटा मैंने कम करा दिए, रिलीज हुआ, तो 3 बीटा रिलीज हुआ। अब के बाद एस, चलो टी निकाल लो, डॉटर को टी को बना दिया, सिंबल दे दिया। अब के बाद जो तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होने वाला, बढ़ने वाला है, तो 3 इंटू -1 यानी 3 हो गया, -3, 4 -3, 4 + 3 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3 इंटू 0, यहाँ पे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, बीटा एमिशन में ऊपर मास नंबर में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये कहानी थी। उसके बाद वापस क्या हुआ, गामा फिर मैंने रिलीज़ कराया, तो लैम्डा और गामा में सिंबल मेरा पलट जाता है, 2 गामा मैंने रिलीज़ कराया, तो कोई भी चेंजेस होने वाला है क्या, 2 गामा मैंने रिलीज़ कराया है। अच्छा ये देख लो मैंने सही किया है क्या, यहाँ पे 4 था, तो 4 और 3 7, यही हो रहा है ना, यहाँ पे कितना 4 ही है ना, 10 से 4 गए तो 6 बचेगा ना, 6 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 10 में से 4 माइनस हुआ, क्या बचेगा, 6 बचेगा, 2 4 ज़ा 8, 20 में से 12 बचेगा। तो ये था तुम्हारा एक्चुअली में 6, अब 6 में से कितना गया, 3, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, 6 में से 3 ऐड हो जाएगा क्योंकि बीटा वाला है ना, 3 इंटू -1 -3, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होने वाला है क्या, कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप वैसे जो भी यहाँ पे जो नंबर है मास और एटॉमिक नंबर, यहाँ पर भी वही मास और एटॉमिक नंबर दे दो, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने काफ़ी बड़ा चैन रिएक्शन दिखा दिया और इसको वीडियो वापस से तो मैंने स्टार्ट किया था, फिर से आप इसको देख लेना तो किस तरह माइनस और प्लस हुआ है। तो बीटा में याद रखना ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा, बीटा में नीचे बढ़ेगा, और अल्फ़ा में नीचे भी कम होगा, ऊपर भी कम होगा, और जितने अल्फ़ा होंगे उसी का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे कम करा देना, और गामा रिलीज होने पे कुछ भी कम होने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेम एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होते हैं वो जैसे किस तरह अलग अलग होते हैं, यानी कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इतना पक्का कर लेना, ओके, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन के डिफरेंस, कि अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल जो गामा जो रेडिएशन और गामा पार्टिकल नहीं लिखा हुआ है, रेडिएशन क्योंकि ये पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें इसलिए रेडिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके डिफरेंस देखते हैं। चलो अल्फ़ा के देखते हैं। अल्फ़ा में देखो इसका नेचर कैसा है, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे कि हीलियम न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत अल्फ़ा पार्टिकल, है ना। बीटा में क्योंकि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया फुल टू फुल। बीटा पार्टिकल में स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। नियरली इसकी जो स्पीड होती है, हाँ, और गामा का देख लो, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फिर स्पीड देखेंगे, स्पीड इसकी होती है 10⁻⁷ लगभग मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड होती है 90% ऑफ द स्पीड, मतलब 10% कम है लाइट ऑफ स्पीड से। स्पीड की लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ ओके, ठीक है। और इसकी स्पीड तो बिल्कुल लाइट के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी गामा की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर हो जाएगी। ये एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन कोई भी एक पार्ट पूछ लेगा। चलो रेस्ट मास, अगर ये रुका हुआ है नॉट मूविंग, तो इसका रेस्ट मास कितना होता है, 6.68 × 10⁻27, क्योंकि प्रोटॉन का मास बताया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट है तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 × 10⁻31। तो ये पता चलता है कि यार इसकी स्पीड तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़ा भारी होता है, इसलिए बीटा जो पार्टिकल होता है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बीटा पार्टिकल क्या है, हल्का है। देखो ना 10⁻31 है ना, ये 10⁻27 है, तो -31 छोटा हो गया, हल्का हो गया, तो इसीलिए इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसमें तमाशी नहीं है। ठीक है, अब इसमें देख लो, पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ, ये हो गया नो मास। अब देखो चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज +3.2 × 10⁻19, ओके। और इसका होता है -1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो हमें मालूम होना चाहिए, -1.6 × 10⁻19। स्पेसिफिक चार्ज क्या है इसका, एक कूलम का एक स्पेसिफिक चार्ज है। इसमें कितना कूलम पर किलोग्राम कूलम कितना होता है, 4.79 × 10⁻7 होता है, इसका 1.7 × 10⁻11 होता है, ठीक है ना। मतलब 1 किलो में कितने कूलम चार्ज है, ऐसे कह लो आप, पर केजी। वेवलेंथ तो इन दोनों में नहीं है, क्योंकि ये तो कोई वेव नहीं है, और इसकी वेवलेंथ की जो रेंज दी गई है, लैम्डा जो दिया हुआ 10⁻⁻4 नैनोमीटर, ऑलरेडी नैनोमीटर भी है, 10⁻⁻4 भी है, या फिर कह सकते हो 10⁻13 मीटर, क्योंकि नैनोमीटर क्या होता है, 9 होता है, तो 4 हटा दो तो 9 और छोटा हो गया। नैनोमीटर पहले से ही लिखा है ना, नैनोमीटर, ये कह लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10⁻⁻13 मीटर। खैर वेवलेंथ तो इतना आता नहीं आपको, बस ये मेन आएगा, देखो ये आएगा, नेचर आएगा, स्पीड, रेस्ट, उसके बाद तुम्हारा आयनाइजिंग पावर आना चाहिए, और ये पेनिट्रेटिंग पावर। इतने पॉइंट तो तुम्हें याद होने ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना। आयनाइजिंग पावर तो मैक्सिमम होता है आयनाइजिंग पावर, क्योंकि फुल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना 10,000 टाइम्स ऑफ गामा, इसका 100 टाइम्स ऑफ गामा, ये तो बहुत मिनिमम होता है आयनाइजिंग पावर, बहुत ही नहीं के बराबर, क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं होता है ना। पेनिट्रेटिंग पावर देखो, पेनिट्रेटिंग अल्फा का बहुत लो है, मतलब तुम्हारी स्किन को भी नहीं क्रॉस कर पाएगी, लेकिन जो बीटा पार्टिकल है स्किन में क्रॉस कर देगी, हाँ। और ये तो लोहा हुआ, टीन इन सब काट देगा, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर, स्टॉपिंग सब्सटेंस, थिन पेपर ह्यूमन स्किन से ही स्टॉप हो जाएगी, मतलब इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। लेकिन ये तो 1 mm थिक लेड और 5 mm थिक एल्युमिनियम तक को बीटा पार्टिकल मार देगी, पार हो जाएगी। 5 mm एल्युमिनियम अच्छी खासी होगी। और ये तो 30 सेंटीमीटर थिक आयरन, 30 सेंटीमीटर, सोचो 30 सेंटीमीटर कितना होगी, एक स्केल, फिर स्केल के बराबर हो गया। बायोलॉजिकल डैमेज, बॉडी में देखेंगे लेस डैमेज है, मोर डैमेज है, इमेज बहुत ही ज़्यादा बॉडी को, हमारी ह्यूमन लाइफ को डैमेज करेगा ये गामा। और जो तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जो बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, यही तो होता है सर, ठीक है ना। और एक और मैं ये दिखा दूँ, इसका डायग्राम देखो, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, और ये तुम्हारा पार्टिकल जो रिलीज हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। अल्फा देखो इधर मोड़ रहा है, क्यों अल्फा इधर मोड़ रहा है, क्यों अल्फा इधर मोड़ रहा है, बोलो।
अल्फा इसलिए इधर मुड़ रहा है, अल्फा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया हुआ, वायर दिया हुआ है, ये माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक प्लेट लगा के रखा हुआ है, इधर भागेगा, अट्रैक्ट होगा। बीटा वाला पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। गामा में कोई चार्ज ही नहीं है, सीधा निकल जाएगा गामा। अब एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पर देखो कम डेविएशन, यहाँ पे कम डेविएशन हुआ, ये ज़्यादा झुक गई है, ये ज़्यादा झुक गई है। तो उसकी वजह देख लो, उसकी वजह यही है कि इसका देखो, इसका मास बहुत कम है ना। और अगर तुम चार्ज भी देखोगे, दोनों का कंपेयर करोगे तो ऑपोजिट है, अपोजिट भी है, साथ में ये ज़्यादा भी है ना क्वांटिटी वाइज, देखो ना, इसका ये ज़्यादा है चार्ज, इसका कम है। और मेन मास देख लो आप, मास देख लो, मास की वजह से भी इसका जो डेविएशन है, इसका डेविएशन कम है, उसका डेविएशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टेबल पूछिए कि इसका डेविएशन कम होना चाहिए ना, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। देखो रेस्ट मास, इसका ये देख लो, रेस्ट मास कितना है इसका 6.68, इसका कितना है 9. तो इसका तो कम है ना, इसका कम है तो डेविएशन ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा क्यों होगा, ये कम है तो ये यहीं पे पॉजिटिव वाली प्लेट यहीं खींच लेगी इसे जल्दी, अच्छा जल्दी खींच लेगी, ठीक है, अट्रैक्ट जल्दी कर लेगी, अरे तो ठीक है। तो ये देख लो, जो सब्सटेंस है हमारे, जो वो डेंजर सब्सटेंस है, यूरेनियम, ये सब आइटम बम में यूज़ होता है, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम टूटता है ना, थोरियम बनता है टूट के, ठीक है ना। यूरेनियम सबसे खतरनाक है, 238 इसका मास नंबर होता है, ओके। आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो एटॉमिक मॉडल, जो हम लोग ने खैर एटॉमिक मॉडल तो पढ़ ही लिया। अब ये मॉडल कितने टाइप के होते हैं, आइसोटोप, फिर दूसरा क्या है आइसोबार, फिर क्या है आइसोटोन, ये तीन आपको दिया हुआ है, तीन की प्रॉपर्टी। तो तीन की प्रॉपर्टी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, और ये एग्जाम में आता है। आइसोटोप, तो पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल की बात करें, कितने टाइप के मॉडल होते हैं, ठीक है ना। तो आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप में क्या होता है कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट, आइसोटोप क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो ये बहुत ज़रूरी है, सेम एलिमेंट्स। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, इसमें क्या होता है कि इक्वल होता है क्या, एटॉमिक नंबर। सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो फिर से सुन, आइसोटोप मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं सर सेम एलिमेंट में, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे, ऐसे कह लो, इक्वल वर्ड यूज कर लो। बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आइसोटोप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के ऑक्सीजन का 8 और 16 भी होता है, ऑक्सीजन का 8 एंड 17 भी होता है, ऑक्सीजन में 8 एंड 18 भी होता है। यानी यहाँ पर आप देखोगे एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, मतलब Z सेम है, सिंबल भी याद रखो, Z क्या है, सेम है, बट A क्या है, डिफरेंट है। यानी कि प्रोटॉन, समझो यहाँ पे देखो, प्रोटॉन कितने हैं, 8 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 ही है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 8 है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 17 माइनस 8, A माइनस Z, कितने हो गए, 9। तो कुल मिला के अगर इसका मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, मतलब क्या डिफरेंट हो रहा है, मास नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, नीचे है ना एटॉमिक नंबर सेम है,
नीचे प्रोटॉन का नंबर सेम है, तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन का ही नंबर चेंज हो रहा होगा। डेफिनेटली किसका नंबर चेंज हो रहा होगा? न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे प्रोटॉन 8 है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन 18 माइनस 8 10 हो गए। तो याद रखना क्या, आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम। कैसे याद रखो बताओ? टोप एटोम है ना, एटॉमिक आइसोटोप, तो टीओ से एटॉमिक, ये याद रखना। ओ है ना, यहाँ पे कैसे हो रहा है? ओटो मतलब एटॉमिक, तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर फिर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो ये मॉडल होते हैं एटम्स के, इनको बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, पता है लोगों को। और एग्जांपल दे दे क्या? नहीं पता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन का भी ले सकते हो आप। हाइड्रोजन में क्या लोगे आप? प्रोटियम हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, जिसमें ऊपर मास नंबर 1 2 3 हो जाएगा, नीचे हाइड्रोजन में प्रोटॉन तो एक ही रहने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ आइसोबार। अब किसकी बात करेंगे? आइसोबार। आइसोबार में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो ये मेन है। हम एलिमेंट सेम नहीं ले रहे अब की बार। एलिमेंट क्या ले रहे हैं? डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास नंबर, बट इक्वल मास नंबर। मास नंबर क्या होगा? इक्वल होगा, नहीं ऊपर का जो नंबर होगा वो इक्वल A होगा। plus Z। ठीक है ना, ऊपर नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सोडियम लिया 11 24, Mg में भी तो यही होता है क्या? ऊपर 24 होता है, हाँ नीचे 12 होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? मास नंबर सेम हो रहा है। इसका मतलब न्यूट्रॉन भी अलग है, प्रोटॉन तो अलग है ही यही। अब माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन भी अलग ही आने वाला है। भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 13 आ गया। 24 माइनस 11, हाँ। ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ऊपर नंबर क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 24 माइनस 11 करोगे तो ये आ जाएगा 13 न्यूट्रॉन। 24 माइनस 12 करोगे यहाँ पे 12 आ जाएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अलग, तो आपको ऐसे लेकिन याद नहीं करना। कैसे याद करना है? आइसो बार मास तो सेम मास नंबर। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे, ये याद रखना। इसके बाद आइसोटोप भी है क्या आपको? आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, अब आइसोटोन। चलो आपको बस 3 ही दिए हमें। आइसोटोन, आइसोबार, मैंने क्या बताया पहले? आइसोटोप का नाम बताया आइसोटोन। उसके बाद क्या? टोन, नॉट टोप, इट्स टोन। आइसोटोन में क्या होगा बोलो? न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। न्यूट्रॉन क्या होंगे? अच्छा, इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट की बात हो रही है। इसमें भी क्या बात हो रही है? डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट सेम किसमें था? सिर्फ और सिर्फ आइसोटोप में था। सेम एलिमेंट किसमें थे? आइसोटोप में थे। एटॉमिक नंबर सेम, याद रखना। ठीक है, और आइसोटोन में डिफरेंट एलिमेंट है, ये याद रखेंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट की, ये तो आइसोटोन में और आइसोटोप से तो अब कंफ्यूज क्या? तो अपने हिसाब से इसका वो बना लेना निमोनिक्स। देख लो। अच्छा, अब C मैंने लिया, N लिया। मैंने क्या कहा? डिफरेंट एलिमेंट बट सेम क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सेम रहने वाला है। न्यूट्रॉन क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो अगर न्यूट्रॉन सेम है, ये समझो है, मैंने कार्बन का बनाया, ये नाइट्रोजन का बनाया, कुछ भी इक्वल नहीं है। यहाँ तो कह रहा सेम न्यूट्रॉन है, यहाँ तो कह रहा सेम न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन दिखता भी कहाँ है? नीचे प्रोटॉन होता है, ऊपर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो वैसे भी नहीं शो हो रहा है। न्यूट्रॉन तो तुम निकालते हो, कैसे निकालते हो? A माइनस जेड से। देख लो, A माइनस जेड कर लो। हाँ, A माइनस जेड ही। A कितना है? 13। जेड कितना है? 6। कितना है? 4 3 7। ठीक है, C का निकाला मैंने। चलो N का निकाल लो। 7 हो जाएगा। N के लिए भी 7। क्या कर रहे हैं हम? ये निकाला मैंने किसका? C के लिए। ये न्यूट्रॉन में निकाल रहा हूँ किसका? नाइट्रोजन के लिए। 14 माइनस 7, देखो 7 आएगा। न्यूट्रॉन क्या आ रहा है? सेम आ रहे हैं कि नहीं? नंबर ऊपर सेम आ रहे हैं। तो ये 3 टाइप की प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जितना आपको आ रहा है फिलहाल क्लास 10th के लिए, उतना तो मैंने आपको बता दिया है।
बाद में प्रॉपर्टीज़ मैंने समझा दी थी बोल के, तो आप पढ़ के इसको वापस से पक्का कर लेना। तो प्रॉपर्टीज़ आना ज़रूर है, मतलब ज़रूरी है आना। ठीक है, गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल की तो कितने ये जो प्रॉपर्टीज़ तीन दी, तीन लर्न कर 4 तो रन करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जी।